बीएससी सेकेंड ईयर मेंडलिज्म का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी में आज हम लोग मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किस प्रकार से किया गया और मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन्होंने मुख्य रूप से मटर के ऊपर अपना प्रयोग किया था और मटर को इसलिए लिया गया था क्योंकि इसको छोटे एरिया में ग्रो कर सकते हैं, इसकी प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स काफ़ी सारे प्रोड्यूस होते हैं और ये प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग है और इसको हम लोग ईजिली क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने जो पेरेंट्स को चूज़ किया था उनको आर्टिफिशियली इन्होंने फर्टिलाइज़ किया था, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन किया गया। उसमें जो मेल फ्लावर है उसमें से जो फीमेल फ्लावर है उसमें से जो स्टेमेंस है उसको रिमूव कर दिया जाता था, जिसको विपुंसन या एमैस्कुलेशन कहते हैं, और उसको फीमेल फ्लावर को बाद में बैग से कवर कर दिया जाता है, उसको बैगिंग कहते हैं। और जो मेल फ्लावर है उसमें से एंथस को रिमूव करके और उसके पोलन को फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी वांछित जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस किया जा सके। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है उसकी वजह से इनब्रेड्स या होमोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हाइब्रिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो लिए थे उनमें जो कैरेक्टर्स को उन्होंने अध्ययन किया था वो था उसके बीज की शेप राउंड है या व्रिंकल्ड है, कलर, पॉड की शेप, पॉड का कलर, सीड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, प्लांट हाइट और फ्लावर कलर। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। मेंडल जो है वो सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया था और उनसे पहले जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे वहाँ पे उन्होंने कई कैरेक्टर्स एक साथ लेके चलते थे, जिसकी वजह से स्पष्ट रिजल्ट्स जो हैं उनको प्राप्त नहीं हुए थे। पर मेंडल ने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था। जैसे कि उन्होंने जो टॉल और ड्राफ्ट प्लांट्स को जब क्रॉस किया तो उनमें सिर्फ टॉलनेस और ड्राफ्टनेस का ही कैरेक्टर का अध्ययन किया गया कि ये पता करने के लिए कि जो हाइट है वो किस प्रकार से इनहेरिट होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे, जब सिर्फ एक ही कैरेक्टर का अध्ययन किया गया, जैसे टॉलनेस का या हाइट का, टॉलनेस और ड्राफ्टनेस का या फ्लावर के कलर का अध्ययन, मतलब कि एक टाइम पे जब एक ही ट्रेट का अध्ययन किया गया और उसका रिजल्ट निकाला गया, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जब दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है, उनका रिजल्ट एक साथ निकाला जाता है। जैसे अगर हम टॉलनेस को और फ्लावर के कलर को एक साथ अध्ययन कर रहे हैं या बीज का कलर और बीज की शेप का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जब एक ही लक्षण या एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया जाता है। अब ये एक उनका एक्सपेरिमेंट है, इसमें देख लीजिए एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। जो टॉल प्लांट है ये फीमेल है क्योंकि ऊपर आप लोग देखिए यहाँ पे इमैस्कुलेशन किया जा रहा है। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि उसके स्टेमेंस को रिमूव कर दिया गया। और दूसरा जो प्लांट है जो ड्वार्फ है यहाँ पर मेल है। अब आप एरो देख लीजिए, इसके पॉलन को आर्टिफिशियली फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन करने से जो प्लांट हमारे को प्रोड्यूस हुआ, इसको स्टेप 2 होते हैं कि जो प्रोजेनी होती है, जो पहली जनरेशन होती है, उसको फाइलल जनरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फाइलल जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्राप्त हुए वो सभी के सभी टॉल थे। और जब ये पहली पीढ़ी पे जो प्राप्त टॉल प्लांट्स हैं इनको आपस में जब क्रॉस किया गया तो उसके बाद जो सेकेंड फाइनल जनरेशन है, ये जो दूसरी पीढ़ी है, उसमें टॉल प्लांट्स भी प्राप्त होते हैं और ड्वार्फ भी प्लांट्स होते हैं। जैसे कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें 787 टॉल और 277 ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। देखा जाए तो ये
रेशियो जो है ये ऑलमोस्ट 3:1 का, मतलब 3 गुना लंबे पौधे हैं और एक जो है वो ड्वार्फ है। तो इस प्रकार से टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स दोनों ही सेकेंड जनरेशन में प्रोड्यूस हुए और उनका रेशियो जो है 3:1 है। तो अब जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स है इसमें अब आप देखिए कि जो पहली पीढ़ी है, ठीक है, उसमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया गया, पर ये चीज़ देखा गया कि जो पहली पीढ़ी में जो ड्वार्फनेस का करेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। सभी के सभी प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए, अब आप देखिए फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सभी टॉल थे, जबकि पेरेंट में टॉल और ड्वार्फ के बीच में था। तो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर या बौनेपन का कैरेक्टर पहली पीढ़ी में नहीं आता है। तो इसका मतलब कि जो टॉल का कैरेक्टर है वो बौनेपन के ऊपर प्रभावी है। तो ये पहला नियम जो है वो मेंडल का फिर बनता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए जाते हैं तो पहली जनरेशन में एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और वो जो दूसरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है और जो नहीं हो पाता है उसको रिसेसिव कहते हैं। और इस टाइप का क्रॉस जिसमें हम एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम पे स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं हो रहा है, पर सेकेंड जनरेशन में इन्होंने जब F2 जनरेशन में देखा तो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो जो है वो प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था वो पहली पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया था या वो नष्ट हो गया था। वो वहाँ पे था पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। ये अपन नॉर्मल एग्जांपल भी कई बार देखते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो हम हो सकता है कि उस समय अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, पर जब भी हमको मौका मिलता है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी कि बौनेपन का कैरेक्टर था पर वो लंबेपन के कैरेक्टर के होते हुए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से हमें सभी टॉल प्लांट्स प्राप्त हुए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बौनेपन का कैरेक्टर जो है वो नष्ट हो चुका है। और जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे नेक्स्ट जनरेशन में वो फिर से वो जो है वो ड्राफ्टनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है, तो इसको जो कैरेक्टर F1 पर पीढ़ी में नहीं एक्सप्रेस हो पाता है वो एक लेटेंट फैक्टर होता है, उसको रिसेसिव कहते हैं, और जो एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। और जो F1 जो ये इसी से दो नियम बन गए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस का और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि F1 पीढ़ी में जो ड्वार्फनेस का या जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, पर वो नष्ट नहीं हुआ, वो वहाँ पे है, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो नेक्स्ट पीढ़ी में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार से ये जो है लॉ, इससे दो नियम जो है वो सामने आए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि वो पृथक हो जाते हैं। इसी की वजह से जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर भी हमें नज़र आया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ टॉलनेस वाले कैरेक्टर्स के साथ या लंबाई के साथ ना करके सभी ट्रेड्स में इन्होंने किया था, जैसे फ्लावर का कलर है, पॉट का कलर है, पॉट की शेप है, और उनको सब में यही रेशियो जो है वो प्राप्त हुआ था 3:1 का। तो ये वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से फ्लावर के कलर पे, फ्लावर के पैटर्न पोजीशन पे, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, स्टेम की लेंथ, और इन सब में जो रेशियो प्राप्त हुआ था वो था 3:1 का F2 जनरेशन में। तो ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट जिसमें ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था। इसके बाद इन्होंने एक डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया और उसी के आधार पर फिर जो है वो तीनों नियम जो है वो प्रतिपादित होते हैं। जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में से हमें जो नियम सामने आया था वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी तक हमने दो पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके लिए इन्होंने दो जो ट्रेड्स थे या दो जो हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स हैं उसका अध्ययन एक साथ किया था, जैसे कि सीड का कलर और सीड की शेप, इसको एक साथ किया था। तो इन्होंने ये देखा था कि जब इन्होंने येलो और राउंड को ग्रीन और व्रिंकल्ड के साथ
क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में जितने भी जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए थे वो पीले रंग के थे और गोल थे। इसका मतलब पीला और जो गोल कैरेक्टर है ये हरे, और जो रिंकल्ड है या झुर्रीदार कैरेक्टर है बीच का उसके ऊपर डोमिनेंट था। यहाँ पर देख लीजिए ये येलो एंड राउंड है। येलो और राउंड को जब हम लोग करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट होता है, तो पहली जनरेशन में सभी येलो और राउंड, और जब दो येलो राउंड F1 पीढ़ी के उनको आपस में क्रॉस किया गया तो 4 प्रकार के प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड और ग्रीन रिंकल्ड। और अगर हम इसको देखें तो इनका रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 9:3:3:1 का प्रोड्यूस होता है। ये इसका एक प्यूनेट क्रॉस है। इसको आप लोग देख लीजिए कि जब हम लोग ग्रीन, येलो और राउंड, ठीक है ना, इसको क्रॉस करते हैं ग्रीन और रिंकल्ड के साथ, जो पहली पीढ़ी में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सभी के सभी येलो एंड राउंड हैं। जब इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता है तो 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इसके आधार पर जो नियम प्रतिपादित हुआ उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि इसका मतलब यह होता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली होता है। तो एक का इनहेरिटेंस दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार से मेंडल के जो उन्होंने नियम 3 नियम हमारे पास आए, जो उनके रिजल्ट्स थे वो इस प्रकार से। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स के जो उन्होंने इसके बाद इसको पब्लिश किया था एक रिसर्च पेपर के रूप में 1865 एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। पर उस टाइम पर ये जो उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया था उस समय क्योंकि डार्विनिज्म की थ्योरी आई हुई थी तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो इनको किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया था और इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। पर बाद में 1900 में इनके जो पेपर को 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली उस पर अध्ययन किया। हुगो डी व्रेज हॉलैंड के, कार्ल कॉलिंस जर्मनी के और शेरमार्क ऑस्ट्रिया के। और उन्होंने भी जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इसी रिजल्ट पर आए और उसके बाद फिर इसको उनको जो है उनके काम को सम्मान मिला और शोहरत मिली। तो तब तक वो अपनी ज़िंदगी में उनका जो काम था उसके श्रेय उनको नहीं मिल पाया था। पर उनकी मृत्यु के बाद 1900 में यही काम फिर से रीडिस्कवर हुआ। इसको रीडिस्कवरी और मेंडलिज्म भी हम लोग कहते हैं। और उसके बाद से इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स का श्रेय जो है वो मेंडल को दिया गया। तो अब इसके जो रिजल्ट्स थे उसमें हमें पता था कि जीन्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो पेयर के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अलील कहते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर के 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव के कैरेक्टर को छुपा देता है। तो पहली पीढ़ी में वो जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। एक एलील जो है वो दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक देता है। तो इसलिए जो अब दूसरे के एक्सप्रेशन को रोकता है उसको डोमिनेंट कहते हैं और दूसरे वाले को रिसेसिव कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस की जब हम लोग 2 ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मास्क कर लेता है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि जिस समय गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, जिस समय युग्मक बनते हैं, तो जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहाँ पर अप्लाई होता है इसीलिए सेकेंड जनरेशन में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर हमको देखने को मिला। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि जिस समय गैमेट्स का निर्माण होता है तो ये एलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं रैंडमली और एक गैमेट को एक एलील जो है वो प्राप्त होता है। और उसके बाद क्योंकि वो सेपरेट होता है तो जैसे यहाँ पर अगर स्मॉल टी जहाँ पर भी एक साथ आ जाएगा वहाँ पर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से 3:1 का रेशियो हमें प्राप्त होता है। और जो मेंडल का तीसरा नियम था उसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ये नियम जब हम लोगों ने डायहाइब्रिड को स्टडी किया तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस समय गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है
तो जो ये एलील्स होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्या है कि जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं उनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है और ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इसीलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमको 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ, क्योंकि ये एलील्स जो हैं वो सब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आगे हम लोग फिर इसी मेंडलिज्म की बात करेंगे, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक दो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी करेंगे, कुछ और जैसे लीदल जील्स है और एपिस्टेसिस, ये कुछ और टॉपिक्स हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।